बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनिक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। और जनाब, हम हर रोज आते हैं नए शो के साथ और बात वही होती है कि तमाम तर नजरें इस्लामाबाद पर हैं, मुज़ाकरात की पूरी कोशिशें जारी हैं और मुतज़ाद खबरें भी चलती चली आ रही हैं। तो उससे आपको पहले आगाह करते चलते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर डेडलॉक का शिकार और नाकाबंदी का मामला हल नहीं हो रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी में तौसी कर दी है और कहा है कि जब तक बातचीत मुकम्मल नहीं होती और मुज़ाकरात इख्तिताम तक नहीं पहुंच जाते, उस वक्त तक जंगबंदी जारी रहेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से एक और डेडलाइन दी है और अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में बोले कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है, ये बताया गया उनकी तरफ से। और दूसरी जानिब फॉक्स न्यूज़ ने व्हाइट हाउस और काम के हवाले से दावा किया है कि ट्रंप ने जंगबंदी में तौसी गैर मुअय्यना मुद्दत नहीं 3 से 5 दिन के लिए की है। ट्रंप समझते हैं डेडलाइन का प्रेशर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मजबूर करेगा। ट्रंप डील को जल्द फाइनल करना चाहते हैं। ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद चिश्ती साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग हिना और अली, थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खालिद साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, मुज़ाकरात की बात चल रही है, बयानात भी चल रहे हैं, आपको लगता है कि क्या अमेरिका ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको लेकर वो जाहिर कर रहे हैं कि हम इस वजह से मुज़ाकरात के लिए अभी नहीं मान रहे, या जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात बताए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, उन्हें जल्द दूर कर देगा? ये ना देखिए, बुनियादी तौर पर कहा जाता है और इसकी इंटरनेशनल नॉर्म है कि जब आप ब्लॉकेड करते हैं वो एक्ट ऑफ वॉर होता है। ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कंटिन्यूस जंग चल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जब सीज फायर होता है तो फिर एक्ट ऑफ वॉर इकट्ठे नहीं चल सकते। सीज फायर का मतलब होना चाहिए था, जो जैसे ईरान ने देखा था, आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का लिफ्ट कर लिया था, सारा जो ब्लॉकेड उसने किया हुआ था और उसने कहा था कि हम खोल रहे हैं। ये एक अच्छा जेस्चर था और मेरा ख्याल ये था कि अमेरिका को भी चाहिए था कि गुडविल जेस्चर, क्योंकि जब मुज़ाकरात होते हैं तो जंग में आपने परफॉर्मेंस दिखानी होती है, सीज फायर के दौरान परफॉर्मेंस नहीं दिखानी होती। तो मैं तवक्को कर रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक गुडविल जेस्चर करके पुल आउट करेंगे अपनी फोर्सेस को और विड्रॉ कर देंगे। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये जो सीज फायर होता है, इसके लिए जो अनब्लॉक करना होता है किसी एरिया को, तो अमेरिका के लिए बहुत आसान था, इसलिए कि उन्होंने मोस्टली सिंबॉलिकली कहना था उसको। इसकी वजह ये है कि इतने उन्होंने बहरी जहाज यहाँ खड़े किए हुए हैं, सिर्फ वो चेकिंग कर रहे हैं, उनकी स्क्रूटनी कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, सिर्फ वो प्रोसेस रोकना था। अपनी फोर्सेस को उधर ही रख सकते थे उसी एरिया में, सिर्फ ये चेक एंड बैलेंस बंद कर देते तो एक अच्छा जेस्चर चला जाता। लेकिन अगर उन्होंने ये ब्लॉकेड करके ये मैसेज दिया है कि ये परमानेंट भी हो सकता है, जिस तरह ईरान को एक न्यू फाउंड रियलिज्म मिला है, लीवरेज मिला है, अमेरिका ये कंटिन्यूस भी कर सकता था। तो आई थिंक ईरान ये चाहता है कि जिसको कहते हैं ना इज्जत नफ्स बहाल करके, आप इंसल्ट ऐड उन्होंने तब कर दी इस पूरे मामले को जब उन्होंने चेकिंग बैलेंस के अलावा एक हिट किया, एक शिप को कब्जे में ले लिया, फिर उसकी वीडियो रिलीज कर दी। और मैं इसको कहता होता हूँ कि ये एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी है। जब आप किसी को इंसल्ट करेंगे साथ इंजरी करके तो फिर ऑब्वियसली चीजें और तरफ बिगड़ जाएंगी। तो वीडियो रिलीज नहीं करनी चाहिए थी। वीडियो की कोई काबिलियत इतनी बड़ी, मैं कभी भी डाउट नहीं कोई करता कि अमेरिका के जहाज पकड़ के एक वीडियो नहीं रिलीज की जा सकती, वो तो हुतीज भी कर सकते हैं, तो वो तो कोई भी कर सकता है। तो आई थिंक उनको चाहिए था कि दोनों तरफ से मॉडरेशन दिखाई जाती, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला था, दूसरा मरहला था। लेकिन चिश्ती साहब, इससे पहले भी हमने देखा, पहले जो दौर में लिबनान पर हमले रुकवाए गए थे और मेक श्योर किया गया था कि वो रुके। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त भी जो ये दूसरा मरहला है, इसमें लेवरेज के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, नाकाबंदी, और अभी भी जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं लिबनान में जिसमें खातून सहाफ़ी भी शहीद हुई हैं, तो आपको लगता है कि इसको भी लेवरेज के तौर पर मुज़ाकरात में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है? अली देखिए, इजराइल तो इस पूरी जंग को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज कर रहा है। वो अपॉर्चुनिटी ये यूज कर रहा है कि जो उसके टारगेट हैं वो उनको एलिमिनेशन चाहता है कि इसी बहाने जब जंग लगी हुई है तो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा उसने तबाह करने की ज़ाहिर अटेम्प्ट भी की, बहुत कामयाब भी रहा। लेबनान का भी उसने टाइमिंग यही किए हैं कि लेबनान को भी तबाही से दो चार किया जाए। आप ये देखिए, जिस दिन यहाँ मुज़ाकरात होने थे पिछली दफा जब JD वैंस आए हुए थे और ईरानी डेलीगेशन यहाँ था, उससे एक दिन पहले उसने हमला किया था। जब से ये हमले शुरू किए थे तकरीबन 1700 लोग शहीद हुए थे। जिस दिन JD वैंस और यहाँ पहुंचे तो उससे एक दिन पहले उसने एक हमले में
360 लोग शहीद किए थे एक दिन में, तो जिसका मतलब ये था एक मैसेजिंग करना था। एक और मैं अभी परसों की उनकी बमबारी देख रहा था कि उन्होंने 10 मिनट में 160 बॉम्ब गिराए, मैं उनका फॉलो कर रहा था। 10 मिनट में 160 बॉम्ब, ये ध्यान में रखिएगा कि ये वर्ल्ड वॉर 2 वाले बॉम्ब नहीं है जो हल्के बॉम्ब होते हैं, बट ये प्रिसीजन गाइडेड होते हैं। इतनी ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन को वो बुनियादी तौर पर, जैसे मैंने कहा कि वो लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेशर डालना चाहते हैं ईरान पर कि वो जल्दी नेगोशिएशन पर आए, और अगर डिले भी करता है तो उतनी देर वो मैक्सिमम कार्रवाइयां करके ज्यादा से ज्यादा जिसको कहते हैं डैमेज और नुकसान, ह्यूमन लॉसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और हिजबुल्लाह को टारगेट करना चाहते हैं। राइट अच्छा खालिद साहब, जिस तरीके से ये बात चल रही है कि शायद डेडलाइन का जो है वो प्रेशर दिया जा रहा है, लेकिन अब उन्होंने क्लियर कर दिया सदर ट्रंप ने कि डेडलाइन इस हवाले से कोई नहीं है और गैर मुअय्यना मुद्दत तक की ये तौसी है जो सीज़ फायर है इसके अंदर। पाकिस्तान का रोल एज ए मीडिएटर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हम अभी भी कोशिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान ये कह रहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा जो दौर है उसे यकीनी बनाने के लिए भी जो अपनी सफारती कोशिशें हैं उन्हें जारी रखेगा। अब कितना डिपेंड करता है दोनों फरीकैन के ऊपर इन एफर्ट्स को जो कि पाकिस्तान कर रहा है मीडिएट कराने की, इसके लिए वो भी कोऑपरेट करे, क्योंकि जिस तरह के बयानात और ये सब चीज़ें सामने आती हैं वो डेफिनेटली मुज़ाकरात के ऊपर असरअंदाज होती हैं। और ईरानी सदर ये बार बार कह रहे हैं कि अमरीकी जो नाकाबंदियाँ हैं, धमकियाँ हैं, वादा खिलाफी है या इस तरह की जो बातें हैं वो मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। देखिए, पाकिस्तान का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सीज फायर खत्म होने वाली थी उस रात को, जब ये एक्सटेंड की गई थी, तो मैं कुछ चैनल्स पर था और मुझे पूछा गया था कि अब चंद घंटे में तो बमबारी दोबारा शुरू हो जाएगी, तो आपका क्या ख्याल है? तो मैंने अपना तज्जिया ऑफर किया था। मेरे पास कोई ऑथेंटिक सबूत तो नहीं था। मैंने कहा था पाकिस्तान की जितनी गुडविल है हमारी तरफ से एक दरख्वास्त जाएगी और प्रेसिडेंट ट्रंप उसको मान लेंगे। और वही हुआ चंद मिनट के बाद कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। यानी हमारी क्रेडिबिलिटी है एज ए मीडिएटर, हमारा एक पैशन है कि ये ठीक हो, सारे हालात, सारे पूरा खित्ता हॉस्टेज बना हुआ है। तो पाकिस्तान ने तो बहुत लीवरेज लिया है अपनी पोजीशन का, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी बहुत प्रेशर है इंटरनली भी। एक तो वो पॉपुलैरिटी लूज करते जा रहे हैं, आपने देखा है, इकोनॉमी दुनिया की इफेक्ट हो रही है, इसलिए वो भी चाहते तो हैं दिल से कि लड़ाई हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे ऐसा ना परसेप्शन बने कि पोजीशन ऑफ वीकनेस से मैंने कोई एग्रीमेंट किया। जैसे वो दो रेसलर लड़ रहे होते हैं या दो बदमाश फिल्मों में लड़ रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई ना कोई उनको पकड़ ले और छुड़ा दे किसी तरीके से, क्योंकि चाहते हैं कि ये ना हो कि आखिरी मौका मैंने मारा है, ये समझा जाए और दुनिया को मैं ये भी बता सकूं कि जीता मैं ही हूं। तो आई थिंक ये वो स्टेट चल रही है। लेकिन मेरा ख्याल है अमेरिका को खास तौर पर ऑप्टिक्स से निकलना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्टिक्स की लड़ाई ही इस वक्त चिश्ती साहब चल रही है और हम देख रहे हैं मैदान जंग में जो कुछ भी हुआ वो तो अपनी जगह पर वो अक्सर कहते हैं कि जो जंगें वहाँ हारी जाती है मैदान जंग में, उनको टेबल्स पर जीता जा सकता है। तो अभी वही कोशिश की जा रही है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी बयानात की भरमार है। यहाँ पर सिफारतकारी दिखाई नहीं दे रही बल्कि बयानात दिखाई दे रहे हैं। उसमें पाकिस्तान मीडिएशन की कोशिश कर रहा है और जब भी वो कोशिश करता है कोई ना कोई बयान आता है और उससे वो डी ट्रैक हो जाता है, डी रेल हो जाती है सूरत। अली, बुनियादी तौर पर देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताने वाले भी बहुत हैं कि आप जंग हार रहे हैं, ऐसी पिक्चर जा रही है कि आप शिकस्त खा गए हैं, तो आपको अग्रेसिव होना चाहिए। तो वो आपने देखा रोजाना की बुनियाद पर बैलेंस करते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तहजीब उड़ा दूंगा, मैं बॉम्बिंग शुरू करूंगा तो बहुत नुकसान होगा, एक तरफ अग्रेसिव होते हैं। फौरन जब स्टॉक मार्केट्स ऊपर चली जाती हैं, ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, तो फिर उनको रियलाइज होता है कि फिर वो मार्केट मैनेज करने के लिए सॉफ्ट बयान दे देते हैं। तो आई थिंक वो आप सही कह रहे हैं कि वो बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं बिटवीन सॉफ्ट इमेज एंड हार्ड। लेकिन मसला ये है कि वो बहुत बड़ी माइट है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके पास कोई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनके पास तकरीबन सबमरीन्स हैं 70 के करीब, उनके पास 90 के करीब डिस्ट्रॉयर हैं, उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड है, उनके पास 2,70,000 ह्यूमन रिसोर्स है। तो वो चाहते हैं कि मेरी इतनी माइट को कन्वर्ट तो करे कोई वैल्यू में। अनफॉर्चुनेटली जंग के दौरान वो कन्वर्ट नहीं हो सकी। अब वो पीस के दौरान वो थ्रेट करके वो पोस्टिंग करते हैं कि मुझे वैल्यू है, मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ है और मुझे वो लीवरेज मिलनी चाहिए। राइट बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो करंट सिचुएशन है इस पर हम बात कर रहे थे। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे थे, लेकिन ट्रंप एक जानिब जिस तरह से मुज़ाकरात के लिए बड़े होपफुल दिखाई देते हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि जल्द टेबल टॉक के लिए ईरान भी मान जाएगा, और उसके साथ ही दूसरी तरफ वो वाले काम भी करते हैं जिनसे ईरान जो है उसे खदशात हैं और उसे मसाइल हैं। तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। इसी दौरान तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमरीका
امریکہ نے جنگ بندی کی کوئی ڈیڈ لائن طے نہیں کی. ایران کو چاہیے وہ افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے. ایران پر جو معاشی لیوریج مسلط کیا گیا ہے اسی وجہ سے وہ مذاکرات کی طرف واپس آ رہا ہے. امریکہ مذاکرات کے لیے ایران کے جواب کا انتظار کر رہا ہے. ایران کی جو بحری ناکہ بندی ہے وہ جاری ہے. صدر ٹرمپ جب بہتر سمجھیں گے وہ ایران سے جنگ کی ٹائم لائن دیں گے. تو کیرولین لیوٹ کی آپ نے گفتگو سنی اور اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی جو حکومت ہے اس کے پاس تو اپنے جو اہلکار ہیں جو وہاں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کو پے کرنے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ان کا انفراسٹرکچر اتنی بری طرح سے تباہ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لیوریج کی بات وہ کرتی ہیں وہ لیوریج کیا ہے معاشی لحاظ سے وہ یہی کہ اس بمباری کے دوران انہوں نے کئی پل اور کئی عمارات کو نشانہ بنایا ہے جس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو ری بلڈ کرنے میں بہت سا ٹائم درکار ہے. کئیوں کے تو یہ دعوے کرتے ہیں امریکی جو حکام ہے کہ ان کو دہائیاں لگ جائیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایرانی جو حکومت ہے یا پاسدارانہ انقلاب ہے ان کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس میں یہ دکھائی دیا ہے کہ انہوں نے کتنی تیزی سے اپنے پل دوبارہ تعمیر کیے ہیں اور جو ایکسپیکٹیشن تھی ایران کی جانب سے کہ یہ بمباری ہوگی اس کے بعد ریکنسٹرکشن کی جانب وہ جائیں گے وہ اس پر پورا اترتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ ان کی جانب سے جو دعوے کی جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے اس میں یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تھوڑی سی مبالغہ آرائی ضرور موجود ہے اور اس مبالغہ آرائی کی وجہ سے اس ایگزیجریشن کی وجہ سے جو ایسٹیمیشن ہے وہ ایران کیا کر سکتا ہے اس میں غیر متوقع چیزیں ہو رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ایسٹیمیشن اس وقت بھی تھا کہ جب ایران پر حملہ کیا گیا 28 فروری کو اور یہ ایکسپیکٹ کیا گیا کہ ایران ریٹیلیشن میں اپنے قریبی مسلم ممالک پر حملہ نہیں کرے گا لیکن وہ بھی غیر متوقع طور پر جو ہے ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ بھی غلط ثابت ہوئی. ابھی تک جتنا سٹینڈ ایران نے لیا ہے وہ واقعی ہی ایکسپیکٹیشنز کے جو ہے نا وہ اس پر پورا نہیں اترا کیونکہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ ایران اس طریقے سے رسپونڈ بیک کرے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں یہ لکھتے ہیں کہ امریکی جو ناکہ بندی ہے جو دھمکیاں ہیں اور جو وعدوں کی خلاف ورزی ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا وہ مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں. ایران نے مکالمے اور معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور کرتا رہے گا. یعنی اس وقت دونوں فریقین بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن ایران کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے ابھی خالد صاحب بات کر رہے تھے کہ ایکٹ آف وار کنسیڈر کیا جاتا ہے کسی بھی قسم کا بلاکیڈ اگر ایران کی طرف سے ختم کیا گیا تھا تو امریکہ بھی اگر وہ بلاکیڈ اس وقت ختم کر دیتا تو ڈیفینیٹلی اس وقت فریقین ٹیبل ٹاک پر ہوتے اور وہاں بیٹھ کر معاملات کو طے کر رہے ہوتے. چونکہ امریکہ نے وہ بلاکیڈ ختم نہیں کیا بلکہ اس کے بعد پھر مزید بیانات کا سلسلہ شروع ہوا تو ابھی تک مذاکرات جو ہیں ان کی جو ڈیٹ ہے وہ فائنلائز نہیں ہوئی. دونوں فریقین مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے بات کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ مانے جائیں اس کے بعد پھر جو ٹیبل ٹاک کے لیے وہ آئیں گے. اور اسلام آباد جو ہے وہ تیار ہے ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے انسپائٹ آل دس لیکن وی آر ریڈی اور ابھی بھی پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جب تک یہ بلاکیڈ رہے گا یہ ڈیڈ لاک اسی طرح سے برقرار رہتا ہوا ہم دکھائی دے رہا ہے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریس. تو آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے سولر لگوانے کا کیا پلان بنا ہے. پھر میرا خیال ہے اس جو ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں اس کے بعد شاید پلان تبدیل ہو جائے گا. آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا علی؟ بھائی میں تو پلان تبدیل ہی کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ریگولر کسٹمر کے طور پہ ہی چلتا رہا ہوں. سولر پینلز لگانے کے لیے کتنی بار پلاننگ کی ہم نے کئی ہر بار ایک نیا سرپرائز ملتا ہے. اور ابھی والا جو سرپرائز ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. سولر سسٹم پر نیٹ میٹر لگوانے والے جو تمام صارفین ہیں ان کو نیپرا سے لائسنس لینا ہوگا. جی ہاں پہلے آپ کو نیپرا سے لائسنس لینا ضروری ہے. پہلے 25 کلو واٹ سے زیادہ کیپیسٹی کے جو کنیکشنز ہیں ان کے لیے نیپرا لائسنس جاری کرتا تھا. اس سے پہلے 25 کلو واٹ تک جو صارفین ہیں ان کو بجلی کی تقسیم کار کمپنیز لائسنس دے سکتی تھی. نیپرا نے نیٹ میٹرنگ سولر سسٹم ترامیم کے تحت لائسنس لازمی قرار دے دیا ہے اور صارفین کو لوڈ کے مطابق فیس کی مد میں نیپرا کے نام کا جو پے آرڈر ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اس حوالے سے جو ترجمان پاور ڈویژن ہے انہوں نے ایک وضاحت جاری کی ہے کہ سولر نیٹ میٹرنگ لائسنس لینے کے حوالے سے نیپرا ریگولیشنز موجود ہیں جس کا تعلق ریگولیٹر سے ہے. ڈسکوز نیپرا کے ان ریگولیشنز پر عمل درآمد کی پابند ہوتی ہے اور وفاقی حکومت کے احکامات کو لائسنس سے منسوب کرنا بالکل غلط ہے. بالکل. اور جناب یہ غلط بات دوبارہ سے ہمیں نیپرا کی جانب سے ہی بتائی جا رہی ہے. ہمیں جو ڈسکوز ہیں وہی بتا رہے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. ادھر عوام سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں جا رہا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے جو ہائبرڈ ٹیکنالوجی یوز کرنے والے جو صارفین ہیں وہ اس لائسنس سے مستثنا ہوں گے. یعنی کہ ان کے لیے یہ کمپلشن نہیں ہے. نیٹ بلنگ اور نیٹ میٹرنگ والے جو صارفین
सारफीन हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। चले हाइब्रिड हो गया, जो खुद से अपनी बैटरीज लगा लेते हैं उनके लिए जो है ना मुस्तस्ना है वो इससे, लेकिन इसके बावजूद भी आवाम कहीं ना कहीं हुकूमत से एसोसिएट तो करेगी ना। अगर तमाम तर तवानाई वो खुद से प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो बिल्कुल एक डिस्कनेक्शन भी पैदा हो जाएगा हुकूमत और आवाम में, जो कि नहीं होना चाहिए। बजाय इसके कि आसानियाँ पैदा की जाएं और लोगों को इस तरफ मुंतकिल किया जाए आगे जो देखते हुए मामलात को, उसमें ऐसा हो रहा है कि बार बार इस तरह के सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं जिससे मेरे और अली जैसे और आपके जैसे कितने ही सार्फिन जो प्लान करते हैं कि वो सोलर पर शिफ्ट होने वाले हैं, तो ऐसा सरप्राइज आ जाता है और वो वहीं रुक कर बैठ जाते हैं। बिल्कुल, और उसके साथ साथ आप देखें ना कि आधे से ज़्यादा मुल्क के पास सोलर पैनल्स इस वक्त मौजूद हैं, वो तवानाई भी बना के दे रहे हैं आपको, बिजली भी आपके पास आ रही है, आपके ग्रिड्स में मौजूद है, और उसको तकसीम करते हुए भी बहुत सारे मामलात हैं जिनका आप जिक्र करना शुरू कर देते हैं कि हमारे मुआहदे हैं उनको पूरा करना है, इसके साथ हमारे पास बिजली नहीं है जो बाकी लोगों को फराहम की जा सके। तो बोझ जो है वो उस सारिफ पर आ रहा है जिसके पास ना तो इस वक्त सोलर पैनल्स हैं, और अगर वो इस वक्त सोलर पैनल लगवाने की कोशिश भी करता है तो जनाब लाइसेंस भी ले, टैक्स भी अदा करें, और सूरत हाल आपके सामने है कि जिसमें हमें खुद सोच समझ कर करना है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो टी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाम में कुतुब बीनी का फ़रोग़, इशाअत कुतुब और इसके हुकूक़ के बारे में जो शऊर है, जो अवेयरनेस है, वो क्रिएट करना है। इल्म दोस्त माशरों में ऐसे दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। जिन माशरों के अज़हान बोसीदा हो जाते हैं वहाँ कुतुब बीनी का रुझान ख़त्म होने लगता है। दौरे हाजिर में जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की बदौलत किताब की छपाई सिर्फ कागज़ पर मुनहसर नहीं रही, बल्कि अब किताब को एक बुक क्रिएटर, इंटरनेट और बुक रीडर कैंडल डिवाइस के ज़रिए डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ाया जा सकता है। मगर जदीद टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से कुतुब बीनी के रुझान में खासी कमी देखने में आई है। बिल्कुल, और आप देखते हैं वो क्यों आ रही है, वो अटेंशन स्पैन की कमी की वजह से आ रही है। आप स्क्रीन्स देखते हैं, आप किताबों को देखने की वजह से, और पुराने ज़माने में आप जाएं, पुरानी मूवीज़ भी उठा के देखें जो कल्चर को बयान करती थी, उसमें भी आपको आगे पढ़ने के लिए किताबों का पढ़ना दिखाया जाता था। और अब जबकि आप समझते हैं कि एक मिनट में सारी बात मुकम्मल हो जाएगी, डेप्थ की कमी आपको नज़र आती है, स्टिलनेस की कमी आपको नज़र आती है, एक पैनिक नज़र आता है, केओस नज़र आता है, उसमें किताबें किस जगह पर खड़ी हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इस दिन की मुनासबत से हमें नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया तो सेलिब्रेट कर ही रही है, लेकिन जो एक्सप्रेसो है वो इसको हमेशा से सेलिब्रेट करता आया है, क्योंकि हमने एक सेगमेंट मुख्तस किया हुआ है जो सिर्फ इसी बात पर मुनहसर है कि किताबें, उनका रोल क्या है और किताबों को पढ़ना कितना ज़रूरी है और किताबों के बारे में बात करना कितना ज़रूरी है। तो आज भी आपको अपना सेगमेंट दिखाते हैं एक्सप्रेसो किताब, जिसमें बात हो रही है कि किताबों का आलमी दिन है, उनकी इफादियत क्या कम हो रही है या बढ़ रही है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। किताब के हवाले से एक सवाल, अमूमी तौर पर आपने मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरह के मुबाहिस पढ़े होंगे, इस तरह की बातें सुनी होंगी, जहाँ पे इस चीज़ को, इस बात को मौजू बनाया जाता है कि क्या किताब की अफादियत है, आज भी है, आगे भी रहेगी, बुक रीडिंग की पेपर पे, या फिर डिजिटल जो वर्ल्ड है, या दूसरी तरफ जो इंसान चला गया और वहाँ पे भी इल्म तो है और बहुत ज़्यादा जो आपको मालूमात मिल रही हैं इस वक्त लोगों को, वो तो सोशल मीडिया से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जो AI की टूल्स हैं इनसे मिल रही हैं। सो अब बुक की जो अफादियत है, किताब की अफादियत है, वो क्या रह गई है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी वक्त में तो हम ये कह सकते थे कि किताब जो पढ़ना है ये एक शौक़ हो सकता है, तो किसी को ये शौक़ है या नहीं है, और नहीं है तो होना चाहिए, ये बातें तो थी माजी की। आज की बात यह है कि ये सिर्फ शौक़ नहीं है, यानी किताब की तरफ पलटना और किताब पढ़ना ये सिर्फ शौक़ नहीं है, ये आज के इस वक्त आपके लिए मेंटल सर्वाइवल स्किल है। अगर आपको ये स्किल हासिल है, ये स्किल हासिल कर रहे हैं, तो आप बच सकते हैं अपने मेंटल ये सर्वाइवल का जो मामला है। अदरवाइज़ जो कुछ दुनिया में, जदीद दुनिया में और जदीद टेक्नोलॉजी की तनाजुर में हम देख रहे हैं कि इंसानी ज़हन के साथ जो कुछ हो रहा है, इंसानी नफ्सियात के साथ जो कुछ हो रहा है, तो बुक रीडिंग का जो मामला है वो एक नफ्सियाती अहमियत इख्तियार कर गया। सो अब किताब जो है वो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो किताब पढ़ना बहुत अच्छी बात है और आपके लिए बहुत
آپ کا شوق ہونا چاہیے, اچھے شوق ہوتے ہیں, ایک اچھے شوق کی علامت ہے. ایک بچہ جو کتاب پڑھ رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ وہ اس کے شوق اچھے ہیں. نہیں, اب یہ معاملہ اور آگے چلا گیا ہے. اب یہ آپ کا سروائیول کا معاملہ ہے, آپ کے مینٹل سروائیول کا معاملہ ہے, اور یہ سکل جو ہے یہ آپ ایک سکل کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ کتاب کا آج عالمی دن ہے, اور کتاب کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی نفسیاتی پرسپیکٹو میں اس کی کیا اہمیت ہے, اور اسپیشلی آج کے دور کے تناظر میں اس کی کیا اہمیت ہے, اس پر بات کرتے ہیں. ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا جس میں ڈیپ تھنکنگ کے حوالے سے یا فکر کی گہرائی کے حوالے سے بات کی تھی کہ فکر کی گہرائی سے انسان محروم ہوتا جا رہا ہے. فکر کی گہرائی کے لیے جو یکسوئی چاہیے, جو ڈسٹریکشن جو اس وقت ہو رہی ہے وہ یکسوئی فراہم نہیں کر رہی, اور اس کے لیے جو فیکلٹی, جو مہارت انسانی دماغ کو حاصل ہوئی, یعنی اگر آپ کو ڈیپ تھنکنگ یا فکر کی گہرائی کا کچھ نتائج ہیں, وہ نتائج ہم نے دیکھے, بہت بڑے آئیڈیاز کی شکل میں دیکھے, وہ سائنٹیفک انوینشنز کے حوالے سے ہم نے دیکھے, بہت بڑی سائنسی ایجادات اگر ہم دیکھیں, بہت بڑی فکر ہم دیکھیں, ہیومن رائٹس کے سے لے کے, اور نہ جانے کہ یعنی آج کی جو جتنی بھی دنیا ہے بنیادی طور پہ اس فکر کی گہرائی کی مرہون منت ہے. وہ فکر, اچھا یہ تمام آئیڈیاز آ ہی نہیں سکتے تھے, چاہے وہ بڑے سائنسی آئیڈیاز ہوں جو ہیومینٹیز کے حوالے سے بہت بڑے آئیڈیاز ہوں, یہ تو وہ تمام آئیڈیاز آ ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ ان کی بنیادی پہلی کنڈیشن, پہلی شرط جو تھی وہ یکسوئی تھی, جس کے نتیجے میں وہ فکر کی گہرائی حاصل ہوتی ہے, اور اس تب جا کے آپ اس سے کچھ چیز نکالتے ہیں بہت ہی اعلیٰ, اور پھر اس کے بعد وہ صدیوں تک انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے مثبت حوالے سے. آج کی دنیا میں آپ ڈیپ تھنکنگ سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ایک ہی وقت میں آپ, ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے موبائل, اسی کے اندر آپ دیکھیں گے کس قدر ڈسٹریکشن ہے. ایک ہی وقت میں آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ساتھ ایک نوٹیفیکیشن آ رہا ہے, ساتھ کوئی اور کسی کو میسج کر رہے ہیں, ساتھ کچھ شارٹ ریلز دیکھ رہے ہیں, ایک ہی ٹائم پہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ کوشش ہوگی کہ ٹیلی ویژن ہے اس پہ جو نیوز آ رہی ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کروں, ان کو بھی سننے کی کوشش کروں, یہ بھی ساری ڈسٹریکشن, اس تمام ڈسٹریکشن کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. یہ جو فکر کی گہرائی تھی یہ اب آپ کو حاصل نہیں ہے. جب آپ کو فکر کی گہرائی حاصل نہیں ہے تو اس سے انسان کن کن چیزوں سے محروم ہوتا ہے, کن کن خوبصورتیوں سے محروم ہوتا ہے, کن کن بڑے وہ چیزیں جو انسان کی پہچان تھیں, جو انسانی شرف تھا, آپ اس سے کیسے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں اس ماڈرن ورلڈ میں, اور کتاب آپ کو کیسے بچا سکتی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کتاب آپ کو ایک ٹائم پہ, آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اس وقت میں آئے جس میں ویکیپیڈیا کا دور آیا یا ہائپر لنکس کا دور آیا, کہ اگر آپ ایک جملہ پڑھ بھی رہے ہیں اس میں سے ایک انٹرسٹنگ ورڈ جو کہ بلو اس میں ہے, اور وہ بیسیکلی ایک لنک ہے, اور اب آپ یہاں جو کہ جس موضوع کو آپ پڑھ رہے تھے اس کو چھوڑ کے, کیونکہ یہ انٹرسٹنگ ہے, یہ شاید مجھے معلوم نہیں تھا, آپ وہاں پہ چلے گئے, اور وہاں پہ جا کے معلوم ہوا کہ کوئی اور انٹرسٹنگ چیز ہے یا کوئی ایسا ہے, پھر وہاں پہ چلے گئے. جو بنیادی جو ایک موضوع جس کے لیے آپ نے وہ ویکیپیڈیا یا وہ کوئی بھی پلیٹ فارم کھولا تھا, آپ وہاں تک محدود نہیں رہے. بک ریڈنگ جو ہے وہ آپ کو سلو ڈاؤن کرتی ہے, وہ آپ کو آہستہ کرتی ہے, سلو ڈاؤن کرتی ہے, اور آپ کو ایک ہی آئیڈیا پر رہنے پر مجبور کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں فلسفے کی کتاب پڑھ رہا ہوں تو اس کا جو ٹیبل آف کانٹینٹ ہے اس میں مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کتاب میں سب کچھ ڈسکس کیا گیا. اسی طرح اگر نفسیات کی کتاب پڑھ رہا ہوں, اگر میں کوئی ناول پڑھ رہا ہوں, کسی کتاب کے کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کا جو عنوان رکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ موضوع جو ہے وہ ایک ہے, اور وہ موضوع مجھے پڑھنا ہے, اور وہ موضوع میں جب میں اس کے اندر جاتا ہوں تو آہستہ آہستہ برین جو ہے وہ سلو ڈاؤن, یعنی اس ڈسٹریکشن سے جو متاثر ہو رہا ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے. اور میں یکسوئی کے ساتھ, آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی بک ریڈر ہیں, آپ پاسٹ میں اگر آپ بک ریڈر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کتاب پڑھتے ہوئے یہ ہوش ہی نہیں رہتا تھا اپنے سراؤنڈنگ کا, اور اسپیشلی فکشن پڑھتے ہوئے آپ کو ہوش نہیں رہتا تھا سراؤنڈنگ کا, اور اس طرح کے لطیفے آپ کو سننے میں بہت زیادہ ملتے تھے. اس طرح کی یکسوئی جو ہے وہ آپ کو کتاب پرووائڈ کر رہی تھی. یہ کتاب جو ہے یہ آپ کو جذباتی طور پر ذہانت جو ہے, یعنی جذباتی ذہانت وہ آپ کو دے رہی تھی. یہ آپ کو ایمپتھی یا ہمدلی دے رہی تھی, کیونکہ جب آپ افسانہ پڑھتے تھے, جب آپ ناول پڑھتے تھے, جب آپ یکسوئی کے ساتھ کوئی چیز پڑھتے تھے, تو اس پہ وہ جو بھی سچویشن ہے وہ تمام چیزیں وہ نہ صرف میمورائزڈ ہوتی تھیں بلکہ آپ فیل کرتے تھے. آپ بہت اب اس ماڈرن ورلڈ میں ایک خبر آتی ہے جو کہ ایک بدترین خبر ہوتی ہے,
کسی بچی کے ساتھ زیادتی یا کسی قتل یا کسی ریپ یا کسی بھی حوالے سے ایک مونٹاج آتا ہے، وہ مونٹاج جو ہے وہ ایک ڈیسنسٹائز کرنے والی چیز ہے. سو وہ ایک مونٹاج آئے گا، وہ وقتی طور پہ ایک سنسنی پیدا کرے گا، چلا جائے گا. 2-3 دن کے بعد آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی ایک ہی انسان پہ، یعنی کسی انسان پہ کیا بیت گیا صرف 3 دن پہلے، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ جو کتاب ہے، یہ اگر کوئی منٹو صاحب کا کوئی افسانہ ہے، اگر وہ آپ پڑھیں گے، یا بیدی صاحب کا یا کسی کا کوئی افسانہ یا شارٹ سٹوری انٹرنیشنل، وہ آپ کو نہیں بھولے گی. یعنی وہ ناول کی جو سچویشنز یا کردار آپ کو نہیں بھولیں گے، بہت حد تک وہ آپ کو یاد رہیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ڈیپلی ٹچ کیا ہوگا. وہ ڈیپلی ٹچ اس لیے کیا ہوگا کیونکہ یکسوئی آپ کو میسر تھی، آپ ایک ہی موضوع پہ تھے، انہوں نے آپ کو ٹچ کیا، انہوں نے آپ کو جذباتی ذہانت دی، انہوں نے آپ کو دوسرے افراد کو، لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا، انہوں نے آپ کو ہمدلی دی. یہ تمام وہ چیزیں جن کو ہم انسانی شرف کہتے ہیں، یہ جو شرف، انسانی شرف ہے، یہ آپ کو کتاب دے رہی تھی. پھر جو نالج ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ نالج کا جو سورس، اب نالج کے سورس پہ کوئی بحث نہیں ہے. بنیادی طور پہ میرے نزدیک جو سوشل میڈیا، یہ تمام چیزیں، ان کو آپ منبع علم نہیں سمجھ سکتے. ان کو آپ علم کا دروازہ کہہ لیں کہ آپ کو ایک کلیو دیتا ہے، آپ جا کے سورس میں جا کے دیکھ لیجئے، لیکن علم نہیں ہے. سو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کتابوں کا علم تھا وہ سٹے کرتا تھا، وہ قیام کرتا تھا، وہ آپ کے اندر کا حصہ بنتا تھا. یعنی نالج سٹرکچر جو ہے آج بھی آپ کو انہی لوگوں میں نظر آئے گا جنہوں نے پاسٹ میں یا ابھی بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں. وہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اندر آپ کو ایک پورا نالج سٹرکچر نظر آئے گا. یہ جو دوسرے والے لوگ ہیں جو کہ معلومات اور معلومات کی جو ایک بمبارمنٹ ہے، یعنی ایک معلومات کا جو ایک طوفان ہے، اس کو وہ ایک علم سمجھ بیٹھے ہیں یا کوئی نالج سٹرکچر سمجھ بیٹھے ہیں، تو آپ کو ان کے اندر ایک شالونیس، ایک سطحی پن بہت دور سے نظر آئے گا. یعنی جس کا کتاب سے تعلق نہیں ہے وہ آپ کو بہت دور سے نظر آئے گا. انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے حوالے سے آپ کو بہت نمایاں طور پہ فرق نظر آئے گا. آپ کو کتاب پڑھنے والے لوگ انڈیپینڈنٹ تھنکر کے طور پہ نظر آئیں گے. جو دوسرے لوگ، یعنی انہوں نے خود وہ آئیڈیاز کہیں نہ کہیں سے خود، کیونکہ جب آپ کسی کوئی بڑا ناول پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی بڑا آئیڈیا ہے، تو وہ آپ کو یہ ٹائم دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس یکسوئی بہت ہے، تو آپ کو ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے تھاٹ پروسیس وہ بھی آپ کا چل رہا ہے، وہ فکر بھی آ رہی ہے، آپ اپنا تھاٹ پروسیس بھی چل رہا ہے، اور پھر جا کے آپ کوئی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں. جو دوسرے والا معاملہ ہے، یعنی کتاب سے ہٹ کے جہاں پہ معلومات کا ایک طوفان ہے اور وہ تمام چیزیں، وہ نہ صرف آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی نالج سٹرکچر موجود نہیں ہے ان افراد کے اندر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ جو ہے وہ آپ کو مفقود نظر آئے گی ان کے اندر. وہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ اس لیے کم نظر آئے گی کیونکہ یہاں پہ وہ الگورتھم ڈریون ہے. جو الگورتھم ان کو دکھا رہا ہے، وہ کنفرمیشن بائس کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں پہ وہ ہیپی رہنا چاہتے ہیں، وہ اس کنویں کے اندر ہے اور وہ پہچان نہیں سکتے باہر کے کیا ہے. وہ گو کہ وہ کنواں جو ہے وہ ان کو ایک بہت زیادہ قسم کا کانفیڈنس دے رہا ہے. یعنی وہ کنواں، وہ مینڈک جو ہے وہ جو کنواں ہے اس کو ایک سمندر سمجھ رہا ہے، لیکن سمندر تو کہیں باہر اس کو ویژوائز نہیں کر سکتا کہ سمندر کیا ہے. لیکن مینڈک کا جو کانفیڈنس ہے وہ کمال ہے، وہ دیکھنے والا ہے. سو یہ ماڈرن ورلڈ کا جو معاملہ ہے، یعنی وہ الگورتھم ڈریون جو بھی معاملہ ہوگا، وہ پھر انڈیپینڈنٹ تھنکنگ بھی نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ کو کوئی نالج سٹرکچر بھی نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب پڑھنا آج کے وقت میں یہ ایک اچھے شوق کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے مینٹل سروائیول سکل کی صورت میں اب اس وقت اہمیت اختیار کر گیا ہے. آپ اگر فرض کیجیے آپ 20 منٹ بھی کتاب پڑھ رہے ہیں اور یکسوئی کے ساتھ ٹی وی بند، موبائل دور اگر آپ نے رکھ لیا ہے، آپ نے صرف 20 منٹ بھی کتاب پڑھی، کتاب پڑھنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کا جو سٹریس ہے یا ذہنی دباؤ ہے اس میں ریلیف آپ واضح محسوس کریں گے. کتاب اتنی خوبصورت چیز ہے، بچوں کو بھی ضرور کتابوں پہ لگائیے، خود بھی کتابوں پڑھیے. یہ کتب بینی جو ہے اس وقت آپ کی جو نفسیاتی صحت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہو گئی ہے. دیکھتے رہیے ایکسپریسو کتاب. ویلکم بیک. ناظرین، کبھی رشتے صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں ہوتے بلکہ پورے معاشرے کے سوالوں کا بوجھ بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. جی ہاں، اور اب یہی بوجھ، یہی تناؤ مسز اینڈ مسٹر شمیم میں اور بھی گہرا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، آنے والی ایک ساتھ میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں شک، دباؤ اور جذباتی امتحان اپنی انتہا کو چھوتے دکھائی دیتے ہیں. شمیم جو ہر حال میں اپنے بچے علی کا خیال رکھ رہا ہے، اب صرف ایک باپ نہیں بلکہ ایک دیوار بن کر امینا کو
दुनिया के तंज से बचाता हुआ भी नजर आता है। और उसी के साथ शमीम खुद भी एक अंदरूनी डर का शिकार होता नजर आता है। क्या अली कभी उसे अपना बाप मान पाएगा या फिर वो भी मास्टर की तरह उसे ठुकरा देगा? दूसरी तरफ उमैना पोस्टमार्टम डिप्रेशन की गहरी कश्मकश में उलझी हुई है, अपने ही बच्चे से दूर होती चली जा रही है। जबकि शमीम तन्हा ही माँ और बाप दोनों का किरदार निभा रहा है। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ तन्हाई और तीसरी तरफ वो मुआशरा जो हर कदम पर सवाल उठाता है। और फिर कहानी लेती है एक और गहरा और तकलीफदेह मोड़। शमीम की सेहत धीरे धीरे गिरने लगती है और एक ऐसा खतरा उभर कर सामने आता है जो इस छोटी सी दुनिया पर साया बनकर मंडलाने लगता है। क्या ये रिश्ता इतनी आजमाइशों के बावजूद टिक पाएगा? क्या उमैना अपने बात समझ पाएगी या ये कहानी एक और जुदाई की तरफ पड़ रही है? कुछ हल्कियां देखते हैं। आपको कुछ नहीं आता है। मैं सिखा रहा हूँ ना। नो आई हेट यू। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अली की आंखों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे ओ शम्मो, शम्मो। बच्चों आई एम सॉरी, मैं उनके साथ मजाक कर रहा था। मर्द वो होता है जो वक्त पर, बुरे वक्त पर उसके साथ खड़ा हो। देखिए ड्रामा सीरियल मिसेस एंड मिस्टर शमीम जुमेरात से हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ। दिल भारी हो जाता है ऐसे ड्रामे अगर आप देखें, ऐसे लेकिन रियलिटी के बड़े करीब है ये ड्रामा। और आप देखिए ना कि सबा कमर जैसे हमारे जो मिसेस एंड मिस्टर शमीम जैसे जो किरदार निभाते हुए अदाकार हैं, काफ़ी मजे हुए अदाकार हैं और इनको देखना वैसे ही एक जैसे कहते हैं ना ट्रीट से कम नहीं होता। तो आप देखना मत भूलिएगा मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर शमीम हर जुमेरात से हफ्ते की शब रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी बात करेंगे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की। इस लाइन को पाकिस्तान बहुत मजबूती से थामे हुए है और कोई जो कोशिश, कोई कॉर्नर टर्न करने से गुरेज नहीं कर रहा है। कोशिश की जा रही किसी ना किसी सूरत जो है ये ऊंट किसी करवट बैठ जाए। पाकिस्तान मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए 2.0 जो है इस्लामाबाद में होने वाला है उसको इंश्योर करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए तगदो कर रहा है। इस वक्त भी कोशिशें जारी हैं और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये मुमकिन बनाया जा सकेगा। इसी पर हमने बात करनी है। नगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, खारजा अमूर पर गहरी नज़र रखती हैं, बैनुल अक़वामी माहिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम, डिलाइटेड टू बी हियर। नगमाना साहिबा इस वक्त फिर से निगाहें इस्लामाबाद की जानिब हैं और एक्सपेक्टेशन यही थी कि हम उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ देंगे पहले मुज़ाकरात के बाद और हम भी जो है एक बैक सीट ले लेंगे इस सारी सिचुएशन में, पर हमने बैक सीट नहीं ली है एंड वी आर मेकिंग श्योर कि ये दूसरा जो मरहला है, ये जो दूसरा दौर है वो भी किसी न किसी सूरत से यकीनी बनाया जा सके। देखें, मैं तो थोड़ा सा आपकी स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूँगी। दोबारा आंखें जो हैं, नज़रें जो हैं इस्लामाबाद की तरफ नहीं हैं, इस्लामाबाद से नज़रें ही नहीं, बल्कि इस्लामाबाद पे जंग से पहले से नजरें जो हैं वो जमी हुई हैं, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी इस वक्त ही शुरू हो गई थी जब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डिसाइड किया था कि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईरान। तो हमने उसी वक्त से अपने सारे जो नेबर्स हैं, ईरान है, हमारे मिडल ईस्ट गल्फ के पार्टनर्स हैं, अमेरिका इटसेल्फ और चीन, रूस, सबसे हमने बात करनी शुरू कर दी थी कि इस जंग को शुरू नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने फिर देखा है कि हमने कितनी इफेक्टिव, कितनी मजबूत, कितनी प्रोएक्टिव और हेक्टिक डिप्लोमेसी हमने की इस जंग को पहले रुकवाने के लिए और इस जंग के दरमियान भी ये इंश्योर करने के लिए कि बाकी मिडल ईस्ट और गल्फ की स्टेट्स जो हैं वो कहीं इसमें न कूद पड़े। उसमें हमारा बहुत बड़ा किरदार है। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम सीज फायर करवाने में कामयाब हुए और उसके बाद पहले राउंड बड़ी अच्छे तरीके से हमने करवाया जिसमें काफ़ी पेशरफ्त थी और उम्मीद तो यही की जा रही थी कि इसका सेकंड राउंड भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि अमेरिका ने पहले इसकी सीज फायर की वायलेशन की और अचानक से वो उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया। दूसरी तरफ से पहले इजराइल ने जो है वो सीज फायर की जो
वायलेशन की और लेबनान पे हमला कर दिया, तो चीजें और कॉम्प्लिकेट हो गई। लेकिन उसके बावजूद हमने बिल्कुल ना हम बैक सीट पे बैठे, ना हमने कोई हिम्मत हारी। हम पहले से ज्यादा पुरजोश हैं। और आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने भी कितने ममालिक से मुलाकात की है, सैकड़ों टेलीफोन कॉल्स की हैं, और फील्ड मार्शल तो जो कि सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है कि इतने डेंजरस वॉर जोन में वो ईरान गए, 3 दिन वहां रहे और उनकी क़यादत से मुलाकातें की, और अब भी दिन रात जो है वो कमर तोड़ कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान। तो नगमाना साहिबा, ये इस चीज़ को जाहिर नहीं करता कि पाकिस्तान ने क्राइसिस डिप्लोमेसी का एक नया जो स्टैंडर्ड है वो सेट कर दिया है, इतनी क्रूशल सिचुएशन में रहते हुए इतने बेहतरीन तरीके से, इतनी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान दिखा रहा है, जो कर रहा है, जो हमारी क़यादत लीड कर रही है, उस सूरत हाल को देखते हुए? देखें, मैं आपके नाजरीन को याद दिलाना चाहूँगी कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सर्विस बहुत छोटी और बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सर्विस है, लेकिन और उसने हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन डिप्लोमेसी उस वक्त परफॉर्म करती है जब बाकी एलिमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग हों। इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि पिछले 1 साल से हमारा जो रीडेफिनेशन हो रही है, जिस तरह हम हर फील्ड में शाइन कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ है, पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, और मिलिटरीली तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त। और इंडिया को से जब अब पहलगाम के बाद का ये वही दिन है जब पिछले दिनों हम इंडिया के साथ एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में मुलव्वस थे, तो अब हम उसके बाद जिस तरह फतहयाब होके निकले हैं, तो हमारा पूरा इम्प्रेशन एक चेंज हो गया है। हमने एक बहुत बड़ा कॉर्नर टर्न कर लिया है, और हमारी जो उसके बाद आपने देखा कि हमने गजा पे कितना बड़ा स्टैंड लिया, उसने ईरान के लास्ट जब अटैक हुआ तो कितना बड़ा स्टैंड लिया, और फिर हमें बोर्ड ऑफ पीस में भी शामिल किया गया। तो ये जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, वो अब डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ में भी शो हो रही है, और हम सारे यूनाइटेड होके, इंक्लूडिंग इसमें आपको नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जर्नलिस्ट और हमारे जो आम आवाम है उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है, बिकॉज वो भी बगैर किसी कंसिडरेशन और के या कोई और अपने एजेंडाज इस वक्त आगे नहीं ला रहे। वो सिर्फ भरपूर तरीके से पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लीडरशिप के साथ खड़े हुए हैं। और जब इस तरह एक कौम होके खड़ी होती है तो डिप्लोमेसी में वो नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही नगमाना साहब, बहुत खूबसूरती से आपने इसका अहाता किया है, और जिस तरीके से आपने गुफ्तगू की है उसमें भी यूनिफाइड दिखाई दे रहे हैं हम, एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी कौम जो है खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ये बताइएगा कि अब मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन किस किस पोजीशन पर मौजूद हैं? हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे उसका दौर हुआ था, उसमें मुतालबा रखा गया था कि लिबनान पर हमले बंद किए जाएँ ईरान की जानिब से, उसको माना गया। 10 दिन का सीज़ फायर भी हमने देखा हुआ। लेकिन इस वक्त आपको क्या लगता है क्यों ये माना नहीं जा रहा? और जिस तरह से आप खारजा अमूर पर बड़ी दस्तरस रखती हैं, आप जानती हैं कि छोटे छोटे जेस्टर्स भी जो हैं बहुत मानी खेज होते हैं। ये उजलत में जेडी वेंस का यहाँ से जाना और उसके बाद अब ना आना ईरानी वफ्द का, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जेडी वेंस उजलत में तो नहीं गए, क्योंकि ये मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते। मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हो गई थी। कोई भी हम में से ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 1-2 दिन के मुज़ाकरात के बाद कोई एग्रीमेंट्स साइन करके यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता, ये बहुत टेक्निकल मामला है। इन पे पहले जनरल कंसेंसस आपको डेवलप करना पड़ता है, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, उसके बाद टेक्निकल उसकी नोक पलक सीधी करनी पड़ती है। तो ये तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन जरूर थी कि 1-2 राउंड के बाद एग्रीमेंट हो जाएगा। और लेकिन उसमें आपने देखा जो रुकावटें हैं, वो पहली रुकावट तो एज आई सेड इजराइल ने अटैक कर दिया, और जब वो बात थमी तो बगैर किसी वजह के देयर वाज एब्सोल्युटली नो रीजन कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ब्लॉकेट कर दिया। ब्लॉकेट किया तो हरमुज बंद हुआ दोबारा, ठीक है ना।
اس کو کھلوانے کے لیے کہہ رہے تھے، وہ جب کھول دیا گیا تو خود بند کر دیا. لیبنان کی جب وہ بمبارڈمنٹ ختم ہوئی اسے کھول دیا گیا تو پھر اس کو خود ہی بند کروا دیا. تو یہ کوئی لاجک کی بات تو نہیں ہے اور یہ کانفیڈنس بلڈنگ کی بات نہیں ہے. تو اس وقت جو ایران نے کانفیڈنس لوز کیا ہے امریکہ کے اوپر یٹ اگین، وہ ایریٹک ڈیسیجنز ہیں اور ایریٹک جیسچرز ہیں. یہ اس طرح کہ جی آپ نے خام پہ اٹھا کے بلاکیٹ کر دیا جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جس کو اگین پوری دنیا نے ریجیکٹ کیا. تو اس طرح کی چیزیں آپ نیگوسیشنز میں یس کبھی پریشر ڈالنے کے لیے کرتے ہیں، بٹ یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اس پہ آپ نے فائدہ کم اور نقصان زیادہ اٹھایا ہے، کیونکہ اب پوری دنیا بھی برنک پہ ہے، کیونکہ ساری دنیا کو یہ بلاکیٹ اور ہرموز کی بندش جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگین جو ایک نئی لیڈرشپ ہے پوری تہران میں، آپ نے پھر اس کا کانفیڈنس جو ہے لوز کرا دیا. تو جب تک کانفیڈنس نہ ہو اور اس بات کی کوئی شرط نہ ہو کہ یہ اگین ہم ہرموز کھول دیں گے تو یہ بلاکیڈ ہٹا دیں گے، تو لیٹس گو ٹو دا نیگوسیشن ٹیبل. تو آئی تھنک اس میں جو میری ناقص رائے میں اس کا فارورڈ موومنٹ کے لیے کچھ ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان اور باقی ممالک مل کے کسی طرح دونوں پارٹیز کو کنونس کر لیں کہ جی یہ آپ کوئی بھی پہلے بلنک نہ کرے، بیکاز دونوں کی فیس سیونگ کی بات ہے، ریٹورک کی بات ہے، تو آپ ایسا کریں اکٹھا بلنک کر لیں نا، کوئی ایک تاریخ کوئی ایک وقت متعین کر لیں جس پہ آپ بھی بلاکٹ کھولتے اور ہرموز بھی کھل جائے، اور آپ برائے مہربانی تشریف لے آئیں اور ہم باقی معاملات پہ بات کریں. کیونکہ ابھی یہ جو پہلے بلاکٹ کھولو پھر ہم ہرموز کھولیں گے، وہ کہتے ہیں پہلے ہرموز کھولو پھر بلاکٹ کھولیں گے. تو اگر کسی طرح اس کو ہم سائملٹینیسلی کھلوا دیں تو آئی تھنک کافی زیادہ آگے موومنٹ ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا آج میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آ رہا تھا کہ جی 36 سے اور 76 گھنٹے کے درمیان کوئی بہت اچھی ڈیل ہو سکتی ہے. تو ڈیل کے اور مذاکرات کے تو دروازے بند تو نہیں ہوئے. رائٹ، تھینک یو سو مچ. نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ درست فرما رہی ہیں، یہی جو سچویشن اگر اس طریقے سے چلتی رہی تو معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے. دونوں فریقین کو سوچنا ہوگا اور بلاکیڈ ایکٹ آف وار ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، بھلے ہی وہ سیز فائر کے دوران جس طریقے سے بھی کیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ دونوں فریقین کس بات پر متفق ہوتے ہیں اور جو مطالبات ہیں ایک دوسرے کے وہ کب تک مانتے ہیں. البتہ پاکستان ضرور تیار ہے، پاکستان پر اس وقت سب کی نظریں، اسلام آباد پر سب کی نظریں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کس رخ بیٹھتا ہے اور کس وقت مذاکرات کے لیے دونوں فریقین آمادہ ہوتے ہیں اور یہاں آتے ہیں. ابھی ہم جائیں گے ایک بریک پر. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. جناب اب شامل کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ میرا پاکستان اور دیکھتے ہیں کہ عفیرہ فیض آج ہمیں کیا بتا رہی ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں الحمرہ آرٹ کاؤنسل لاہور میں، جہاں ادب، موسیقی، رقص اور مزاح ایک ساتھ سٹیج پر جمع ہونے جا رہے ہیں. ایک منفرد تقریب جس کا نام ہے مزاح کی دھن. اس تقریب میں اردو مزاح کو رقص اور موسیقی کے ذریعے دنیا کے سامنے ایک نئے انداز میں پیش کیا جائے گا. اسی تقریب میں معروف تخلیق کار ندیم الحسن کی کتاب نام نہیں رکھا ابھی بھی لانچ کی جا رہی ہے. اس کتاب کا نام ہی اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو آئیے آج آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں، یہ تقریب دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جانتے ہیں کہ اس کتاب کے پیچھے کی آخر کہانی کیا ہے. بتائیں کہ ستار کا شوق کب پیدا ہوا آپ کو زندگی میں؟ ستار کا کافی عرصے سے، پہلے تو میں بانسری کے ساتھ کچھ شک تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر جب ستار کی آواز ذہن میں پڑی تو لگا کہ بس اس سے حسین
जो कोई sound साज नहीं है। वो कम ही मैंने सुनी है। और बहुत, क्योंकि 18 तारों को यकजा ट्यून करना और फिर उसको इस तरह से लेके जाना कि वो आपका एक साथी बन जाए, एक दोस्त बन जाए, एक मुसीबत में आपके साथ हो, आप उससे बात कर सकें, वो आपका गम गुसार बन जाए। तो बस यही है साज, यही रिश्ता है जो बनाने की बात है मौसीकी। आज की किताब नाम नहीं रखा अभी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नदीम और मेरी बड़ी पुरानी रफ़ाकत है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से। हम 25-30 साल हो गए, हम इकट्ठे थे तब, मेरे सीनियर थे 2 साल, और तब हम इकट्ठे पपेट्स करते थे और फिर हम थिएटर भी बड़ा किया, और मज़ा और तंज़ो मज़ा के साथ ये बड़ा एक हमारा साथ रहा है कि ज़िंदगी बड़ी सीरियस हम गुजारते हैं। There's a lot of humor in life। हम यहाँ से निकलते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, एक रॉन्ग साइड पे रिक्शे को आते देखते हैं, एक बच्चे को दरख्त पे चढ़ के छलांग मारते देखते हैं, तो ज़िंदगी तो बड़ा कुछ है उसके अंदर। कलर्स हैं, सब कुछ है, एहसास है, और हंसने खेलने का नाम है, कहानियाँ सुनने और सुनाने का नाम है ज़िंदगी। तो बस वही कर रहे हैं नदीम के साथ मिलके, कहानियाँ सुनते हैं, सुनाते हैं, हंसते खेलते हैं, और देखते हैं कि जो ज़िंदगी जो है वो तो इसी तरह से अगर गुजर जाए, और मुश्किल से मुश्किल जो जज्बा है, एहसास है, मसाइल हैं, वो बहुत ही आम खुशनुमा अल्फाज का सहारा लेके बयान कर दिए जाएँ, तो शायद उनकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। आज की अगर हम किताब की बात करें, नाम नहीं रखा अभी, तो क्या लगता है आपको, क्यों नहीं रख रहे वो नाम? मेरे ख्याल सबसे खूबसूरत नाम है किसी किताब का मैंने आज तक सुना है। नो डाउट, नहीं रखा अभी, नो डाउट। तो ये नदीम से इसी तरह की उम्मीद थी हमें। तो सर मुझे बताइएगा, क्या हमारी ज़िंदगियों में मजाक की वाकई कमी है? क्योंकि हम देखते हैं हर तरफ स्ट्रेस का माहौल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं जंग चल रही है, कहीं पे जो है वो महंगाई है, कहीं पे कोई बहरान है, कहीं पे हमें किसी चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो इस क्रिटिकल दौर में मजाक कितना इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल इससे लतीफ़ हमें बहुत सारे मौज़ूआत का जवाब देने पर भी कन्विंस करती है, और उन कौमों में ही इस तरह के टेररिस्ट पैदा होते हैं जहाँ से इससे लतीफ़ छीन ली जाती है। तो आज अगर जो भी इवेंट हो उसमें मज़ा की जो अहमियत है, मेरे ख्याल आज दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे एक सफोकेशन का सा माहौल है। तो वहाँ इसी तरह की एक्टिविटीज़ जो बचा सकती हैं और आपको उम्मीद दे सकती हैं ज़िंदगी की। इस वक्त हमारे साथ नदीम उल हसन साहब मौजूद हैं, मैन ऑफ द इवेंट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मुबारकबाद आपके बुक लॉन्च पे। जी। और दूसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि किताब का नाम आपने रखा, नाम नहीं रखा अभी, आखिर नाम क्यों नहीं रखा और कब रखेंगे इसका नाम? अच्छा, देखिए जी, ये मेरी पहली किताब है और ये आज पैदा हुई है। ठीक है, तो अब मैं कैसे नाम रखूँ, वो तो प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल में जब एक चीज़ पैदा ही नहीं हुई, मारज़ वजूद में ही नहीं आई, तो उसका आप नाम कैसे रख सकते? सर पहली किताब के पीछे की कहानी क्या है? ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कब से आप इस किताब के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और हमारा प्रोफेशन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। हफ्ते में 6 दिन आप सिर्फ जो है आर्किटेक्चर ही कर रहे होते हैं, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, इनके फ़ोन अटेंड कर रहे हैं। जो संडे आता है ना, तो अगर उस दिन भी मैं आर्किटेक्चर करूं तो मुझ में से सीमेंट की बू आने लगे। तो संडे के दिन मैं 2-3 ऐसी एक्टिविटीज़ मैंने रखी हुई, वो मैं करता हूँ। मसलन मैं खाना पकाता हूँ, या मैं किताब लिखता हूँ, या मैं कोई बहुत ही थर्ड क्लास मूवी देखता हूँ, या किसी इंडियन मूवी के गाने का जो इंग्लिश सबटाइटल है वो देखता हूँ। अच्छा, हंसने के लिए। ठीक है। तो ये कोई 19 साल हो गए हैं इसको लिखते हुए, इन हरकतों को करते हुए। कभी कोई जहाज़ में लॉन्ग फ्लाइट पे हूँ तो वहाँ पे लिख लिया, इस तरह से। मैं जिस टॉपिक, जो शोज़ हैं उनमें ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ जो कि उनसे कनेक्ट हो जाए। अब लव एक ऐसा टॉपिक है जो कि भाई हर उम्र का आदमी कनेक्ट करता है। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी किताब से क्या एक आम आदमी कनेक्ट कर पाएगा? गेंदी करके तो, और नहीं, मेरी किताब है ही आम आदमियों की। वो तो जहाँ पे जो मैंने पीसेस सुनाए हैं, कुछ टुकड़े सुनाए हैं, वो तो इस शो के हवाले से है ना कि मुझे वो अपना कथक डांस भी करवाना है, मुझे ये भी कराना है, म्यूज़िक भी लेके आना है। तो
मजबूर आप पड़े, बिल्कुल आम लोगों की बात है ना, मैं एक आम आदमी हूँ ना, चलो आप कह लेंगे अब मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ ख़ास, लेकिन मैं तो आम ही लड़का था। NCA में जब मैं पढ़ रहा था मेरे वही मसाइल थे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, हम पैदल जाते थे, थिंग्स लाइक दैट, वही सारी बात है, नथिंग न्यू, वही है ही आम लोगों की बात। मैंने कहीं मेरी पूरी किताब में कोई इंटेलेक्चुअल्स बनने की मैंने कोशिश नहीं की, हालांकि मुझे कहा गया। इनफैक्ट मैंने ओरिजिनल स्क्रिप्ट जो लिखा था वो काफ़ी सख्त किस्म की उर्दू में था, इसको आप फिर आपको इसको आम करना पड़ा। आम मैंने जानबूझ के किया, मुझे इट टुक मी गुड 2-3 years कि वो मैं उसको कम्युनिकेटेबल कर सकूँ एक बात को, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसी किताब लिख दूँ जिसका कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय शेल्फ पे अच्छी लगे। वो भी मैंने खैर अकमल चीमा ने इसका बुक कवर डिज़ाइन किया, जो शायद पाकिस्तान के सबसे बड़े डिज़ाइनर, और वो उनकी बदकिस्मती है कि वो मेरे फ़ैन भी हैं, दोस्त भी, वो इंग्लैंड में होते हैं, कवर डिज़ाइन किया, तो उन्होंने कहा कि मेक श्योर कि ये सारे पढ़े, तो आप अगर देखें तो वो येलो कलर का, बिल्कुल बहुत पॉपअप करता है वो, अगर बुक शेल्फ पे रखा भी हो उसको। हाँ, मैं भी पहन लूँ तो मैं भी पॉपअप करता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की, लेकिन हो नहीं पा रहा। सर एक चीज़, अगर आज की तकरीब के हवाले से हम बात करें, आपने उर्दू मज़ाक को रक्स और मौसीकी के साथ एक बेहतरीन अंदाज में जो है दुनिया के सामने पेश किया है। क्या ज़रूरत पेश आई थी, क्योंकि इस तरह का बुक लॉन्च हमने नहीं देखा, बड़े रिवायती किस्म के बुक लॉन्च होते हैं, लोग आते हैं अपने किताब के बारे में बताते हैं और चले जाते हैं, तो क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे? मैं ये चाहता था कि यार वो बुक लॉन्च में जो लोग आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आए कि वो उनको मेरे से कोई फ़ायदा है या वो मुझसे मोहब्बत करते, नो, अल्लाह की कसम 60% लोगों को मैं नहीं जानता जो यहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने डिफरेंट लोगों से कहा गया तुम मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ, एब्जॉर्ब हों और इन्जॉय करें उस चीज़ को, और उन्हें एक हिंट मिले कि यार इस टाइप की कुछ बकवास मैंने की है, कुछ किताब में भी ऐसे ही होगा। किताब थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि किताब होती है, वो आप अगर पढ़ेंगे, अगर आप उर्दू पढ़ सकते हैं, उसमें आपको फील थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो उसमें डिटेलिंग बहुत है। बीइंग एन आर्किटेक्ट आई एम इनटू डिटेल्स, और क्रिटिकली उसके ऊपर जो भी कमेंट है उनमें से एक ये कि जो जगह का मैं जिक्र करता हूँ मैं वहाँ पे पहुँचा देता हूँ। ठीक है सर, मज़ाह जो है उसके ज़रिए हम मुश्किल से मुश्किल, तर्फ से तर्फ बात जो है वो भी बड़ी आसानी से कह देते हैं। जी जी। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आज के इस दौर में जहाँ हर तरफ टेंशन है, स्ट्रेस है, घर में एक किताब या घर में एक मुस्कुराहट के होने से कितनी तब्दीली आ सकती है? ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। अभी कोई डॉक्टर्स थे, वो मेरे से बुक साइन करा रहे थे, तो मैंने उसको यही लिखा कि डॉक्टर ये और डॉक्टर ये, मेरी पूरी कोशिश है कि आपके मरीज़ों की तादाद में कमी पैदा करें। नाज़रीन, किताबें सिर्फ अल्फाज नहीं होती, बल्कि ये हमारी सोच, एहसास और माशरे की नब्ज़ होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, बात करेंगे PSL सीजन 11 की, और आपको पता ही है नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी की टीम हर शोबे में इस वक्त छाई हुई है, और गुज़िश्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को यकतरफा मुकाबले में 7 विकेटों से शिकस्त दी। और दूसरे असाब शकन मुकाबले की अगर बात करें तो हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। दोनों ही बड़े क्रिटिकल और टफ मैचेस से कल के। उधर पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए भी जनाब बड़ी खुशखबरी हम लेकर आए हैं, और ये कि PSL के आखिरी 3 मैचेस में शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दिए जाने का इम्कान है। अभी क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद परमिशन दे दी जाएगी। इसी सारी सूरत हाल पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियां असगर सलीमी साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। सलीमी साहब, खुशखबरी आ रही है कि अब मौका मिलेगा शायकीन को स्टेडियम में बैठकर मैचेस देखने का, खासकर जो आखिरी 3 मैचेस होंगे, तो कितने इम्कानात आपको लग रहे हैं? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि मैचेस बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। ठीक है, चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं। कल भी 2 सेंचुरियाँ हुई हैं। 2020 मैच में सेंचुरियाँ होना, और अब तक 7 सेंचुरियाँ बन चुकी हैं। जी 7 सेंचुरियाँ। और मैं समझता हूँ कि जब चौके लगते हैं, छक्के लगते हैं, जब जो क्रिकेट फ़ैन है उनके जो हीरोज़ ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो घरों में बैठ के देख रहे होते हैं, मज़ा कर रहे होते हैं, लेकिन ग्राउंड में, स्टेडियम में बैठ के देखने का मज़ा ही अपना है।
ایک ایک بال پہ جب وکٹ گرتی ہے, چوکا لگتا ہے, چھکا لگتا ہے, نہ صرف جو کرکٹ فین ہے وہ انجوائے کرتے ہیں بلکہ جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کو بھی مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی, ان کی جو پلیئرز ہوتے ہیں, جب لازمی بات ہے ہر بندہ جو نا انسان کی نفسیات ہے کہ وہ تعریف چاہتا ہے سارا. جب وہ کلیپنگ ہوتی ہے, نعرے لگتے ہیں, تو وہ بیٹسمین کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں یار, اگر میں ایک اوور میں 3 چوکے لگا رہا ہوں تو اب 4 کر دوں, یا اگر ایک چھکا لگتا ہے پھر دوسرا بھی لگاؤں, تیسرا بھی لگاؤں, تو میچ میں دلچسپی ہوتی ہے. اور جو سب سے بڑی ایک ڈیمانڈ تھی کرکٹ فین کی پہلے دن ہی سے تھی کہ ہمیں بھی بلایا جائے, ہمارا کیا قصور ہے. ٹھیک ہے, اب میرا خیال ہے کہ چونکہ محسن نقوی صاحب یا پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو گرین سگنل دیا ہے نا, تو لگتا یہی ہے کہ الاؤ ہو جائے گا. اچھا, چاروں جو کل کے میچز تھے, 2 لوگوں کا ویسے ذکر زیادہ ہے. پشاور میں علی رضا کی جو ہیٹرک تھی اس پر بھی کامنٹ کریں, اور دوسرا یہ کہ عثمان خان جن پر قومی ٹیم نہیں ریلائی کرتی تھی, انہوں نے کنگز مین کو زبردست پرفارمنس دی ہے وہاں پر, اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ جی, اگر علی رضا کی بات کی جائے, علی رضا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سپر لیگ ایک سپر سٹار کے روپ میں سامنے آیا. اس سے پہلے انڈر-19 ورلڈ کپ بھی ہوا تھا, اس میں بھی اس نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. میں سمجھتا پورے پی ایس ایل میں اگر کسی نے 151 پہ بال کیا ہے تو وہ علی رضا ہے. پشاور زلمی کے ہیں, کل بھی انہوں نے ہیٹرک کی ہے. اوورآل یہ 7ویں ہیٹرک ہے. 2016 جو پہلا ایڈیشن تھا پی ایس ایل کا, اس میں محمد عامر نے پہلی ہیٹرک کی تھی, اور 10 سال کے بعد یہ 7 ہیٹرک ہو چکی ہیں. اور یہ کارنامہ علی رضا نے اپنا دیا ہے, پرفارم کیا ہے. اور اگر اوورآل ان تمام ہیٹرک کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ جو علی رضا نے کل جو بالنگ کر دی ہے وہ ساری جو ہے نا کمال, اس کو میرا خیال ہے کوئی الفاظ. اچھا, یہ انڈر-19 کے جو پلیئرز ہیں, یہ انڈر-19 کے پلیئرز کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں. سمیر منہاس کی اگر ہم عثمان خان پہ بھی آپ نے کامنٹ, عثمان خان پر بھی کریں کمنٹ. اور یہ جو انڈر-19 کے کھلاڑی ہیں, اور آپ کو معاذ صداقت کی پرفارمنس کیسی لگ رہی ہے؟ معاذ صداقت میں بڑا پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ جو پی ایس ایل ہے اس میں جو ہم توقع ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو اس طرح نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ پوٹینشیل ہے, اس کو تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے, اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے, اس کو تھوڑا سا ڈومیسٹک میں جو ہے نا رگڑا لگایا جائے, تو یہ بڑا شائننگ. اور عرفات برادرز کے حوالے سے کیا ہے؟ عرفات کے تو سر سمیر منہاس تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سپر سٹار بنے گا. منہاس برادرز ابھی یہ کہنا بہت جلدی ہے, لیکن اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. چوکوں چھکوں کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرتا. سٹرائک ریٹ جو ہے نا 2020 کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا, سمیر منہاس اس پہ پورا اترتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بچہ 8-9 سال پہلے قذافی اسٹیڈیم میں اپنے باپ کے ساتھ مل کے میچ دیکھ رہا تھا, اور اس کے بعد وہ ٹیم میں پرفارم کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی بات ہے. اور سب سے بڑی بات جو سمیر منہاس میں ہے کہ وہ یہ نہیں کرتا کہ ایک میچ میں اگر پرفارمنس دے دی تو یار بس 4-5 میچ پکے ہو گئے. نہیں, اس کی کوشش ہے کہ اگر میں اس میچ میں فار ایگزامپل 50 کرتا ہوں, آگے جا کے 70 کروں, 80 کروں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے میں پوٹینشیل ویسے دونوں ہی جو منہاس برادرز ہیں دونوں ہی میچ وننگ پلیئرز ہیں اپنی اپنی ٹیم کے لیے ویسے اگر دیکھا جائے. جی, عرفات منہاس کی اگر بات کی جائے, اس کی جو بالنگ ہے نا اور جو اکانومی ریٹ ہے وہ کیا بات ہے. اتنی زبردست بالنگ, اتنی وہ لائن لینتھ پہ وہ بال کرتا ہے. تو میں پہلے بھی کہتا تھا, اب بھی کہتا ہوں کہ یہ محمد نواز کے لیے سب سے بڑا خطرہ, چونکہ محمد نواز پچھلے سال سب سے زیادہ 36 وکٹیں لی تھی, اور اس کے بعد ان کی جو نا کارکردگی میں بہتری آنے کے بجائے یہ ڈاؤن فال ہوا ہے سر. تو میں اس وقت بھی جب چونکہ ان کا کمپیریزن جو نا عرفات منہاس اور محمد نواز, اور محمد نواز کا ویسے بھی ایک ڈوپ ٹیسٹ آپ کو پتا ہے, بالکل ڈوپ ٹیسٹ کی بات ہو سکتی ہے. لیکن عرفات منہاس جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ قومی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. آگے بھی یہ مثالیں ماضی میں رہی ہیں, اکمل برادران رہے ہیں, اس کے بعد الہی برادران رہے ہیں, اس کے بعد جو حنیف خان تھے, ٹھیک ہے, وہ برادران قومی ٹیم کا حصہ. اچھا, اب محمد نواز کا آپ نے تذکرہ کر دیا, وہ ڈوپ ٹیسٹ کی کیا صورتحال ہے؟ ڈوپ ٹیسٹ بیسیکلی ہونا نہیں چاہیے. جتنا پاکستان کرکٹ بورڈ نے پلیئرز کو ڈومیسٹک سطح سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, وہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے سارا. اسپیشل لیکچر جو ہے نا, یہ جو لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل کرکٹ اکیڈمی بنی ہوئی ہے, اس کا مقصد یہی ہے. ایک تو پلیئر جو ہے نا ان کی گرومنگ کی جاتی ہے ان کی اسکل کے حوالے سے. دوسرا, ان کو ایک اچھا اپنا انسان بھی کیسے آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو کیسے فیس کرنا ہے, نمبر 1. اس کے بعد یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کھانا وغیرہ
कैसे खाना है, उठना बैठना कैसे, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है, स्पेशल लेक्चर होते हैं डोप के हवाले से, चूँकि जब किसी भी प्लेयर का डोप टेस्ट आता है तो ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की बल्कि पूरे मुल्क की जो है ना वो बदनामी होती है। तो इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फोकस किया हुआ है। और आपको पता है हमारे जो क्रिकेटर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इस मसले को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा उर्दू में भी, ठीक है, डोप टेस्ट के हवाले से एक किताबचा छापा है और हर प्लेयर को दिया हुआ है। इनको एक एक चीज़ बताई है कि भाई आपके ये चीज़ जो है ना, जब आप कैंप में नहीं है या आपका कोई नहीं, आप घर में जाते हैं तो आपने क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। लेकिन जो प्लेयर्स हैं ना, हमारी एक नफ्सियात है कि हम अपने मोहल्ले के जो होते हैं ना वो अताई डॉक्टर उनके पास चले जाते हैं, और जो हकीम है ना, हकीमों के पास चले जाते हैं कि भाई उनके वो जो पुड़ियाँ बना के देते हैं और ये वो समझते हैं शॉर्टकट की तरफ जरा ध्यान देते हैं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा सलीमी साहब, आप जरा आ जाते हैं वापस PSL पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं, सिचुएशन क्या लग रही है आपको? हमें ये जो परफॉर्मेंस थी मुल्तान सुल्तान्स की, वो उस तरीके से जैसे हमने कहा, अभी हम बात भी कर रहे थे कि टॉप से नीचे जिस तरह से आई है टीम, सबसे टॉप पर थी ये पोजीशन पे, और फिर ट्रैजेक्टरी नीचे जब जाना शुरू हुई तो फिर किंग्समैन से भी हार गए। हाँ, तो अब पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल आप क्या देखते हैं? अब आप ये देख लें कि पेशावर ज़ल्मी, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है ना, कोई जोड़ नहीं है और अभी तक नाकाबिल शिकस्त है। मेरा ख्याल है कि जो PSL की दूसरी टीमें हैं ना, इनको बेस कर दें आई है सारी। कोई कौशल बैंडस को देख ले, बाबर आजम को देख ले, उसमें अली रज़ा को देख ले, उसमें सुफियान मुकीम को देख ले, इनके हर प्लेयर जो है इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। और वजह पता क्या है, कप्तान अगर खुद परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा ना, अगर कप्तान खुद अच्छा खेलेगा, वो जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे भी काम ले लेगा। अगर कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, पिंडी वाली आपके सामने मिसाल है, रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो प्लेयर्स से नहीं कह सकता कि भाई तुसी क्यों नहीं अच्छा खेल रहे। भाई सबसे पहले आप अच्छा करो ना। बाबर आजम जब PSL में इसको कप्तानी सौंपी गई थी, बड़े क्वेश्चन थे कि भाई बाबर आजम की परफॉर्मेंस बिग बैश में बुरी तरह नाकाम रहा है और जो 2020 वर्ल्ड कप है उसमें भी कोई इसकी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, तो फिर आपने क्यों इसको कप्तानी दोबारा दे दी। अच्छा, इब्तदाई मैचों में ये थोड़ा सा नाकाम भी रहा है, लेकिन इसने कम बैक किया है, ऐसा कम बैक किया है, सेंचुरी भी की है। और इस पर एक लेबल लगा हुआ था कि ये मैच मेकिंग प्लेयर नहीं है। उसने, बाबर आजम जो है, उसने ये मिथ भी तोड़ दी है कि नहीं आप गलत कहते हैं, ठीक है, मैं मैच जितवा भी सकता हूँ। और उसके बाद मेरा ख्याल है अभी तक तमाम मैचेस में नाकाबिल शिकस्त होना, तो मेरा ख्याल है कि इनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। मुल्तान सुल्तान की जहाँ तक बात की है, बड़ी ज़बरदस्त टीम है। अच्छा ये देखें, इनमें बहुत बड़े प्लेयर नहीं हैं। अगर ओवरऑल आप देखें ना, कंपैरिजन मुझसे पूछें तो जो अगर प्लेयर्स ऑन पेपर देखा जाए, पिंडी सबसे मजबूत टीम थी। और वो फिर पिंडी की सूरत हाल जो है हमारे सामने के निकलने वालों में सबसे पहले वो दिखाई दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पिंडीज तो अब मेरा ख्याल है दोनों ही बाहर हैं। तो सलीमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इस वक्त PSL पर तबसरा किया जा रहा था, ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। एक और अच्छी खबर आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई टेक्नोलॉजी के शोबे में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। चीनी खलाई इदारे ने अपने मुस्तकबिल के खलाई मिशन के लिए 2 पाकिस्तानियों का इंतखाब कर लिया है, जो चीन के खलाई स्टेशन पर जाने वाले पहले गैर मुल्की खलाबाज बनने का एजाज़ भी हासिल करेंगे। मोहम्मद ज़ीशान अली हैं और खुरम दाऊद हैं, जिनको खलाई सफ़र की कठिन तरबियत के लिए मुंतखब कर लिया गया है। और दोनों मुंतखब खलाबाज चीन में क़याम करेंगे, जहाँ वो खलाई सफ़र के पेचीदा मराहिल की तरबियत हासिल करेंगे। और दोनों उम्मीदवारों का इंतखाब इब्तदाई, सानवी और हतमी मराहिल के इंतहाई सख्त जिस्मानी और जहनी मयार पर पूरा उतरने के बाद ही किया जाएगा। और तरबियती मराहिल जब मुकम्मल हो जाएंगी तो उसकी तकमील के बाद मोहम्मद ज़ीशान अली और खुरम दाऊद में से किसी एक खुश नसीब को हतमी तौर पर खलाई मिशन का हिस्सा बनाया जाएगा। जी हाँ, ये वाकई पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। और जब हमारे पास स्पार्को से हमारे मेहमान आए थे तो हमें बताया ही गया था कि तैयारी चल रही है, कैंडिडेट्स हैं और उनमें से किसी एक का इंतखाब किया जाना है। तो लेट्स सी कि इन 2 में से किसका इंतखाब किया जाता है। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।